नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को सौर कलंक के बारे में बताएंगे। सौर कलंक जिसे सौर धब्बा या अंग्रेजी में जिसे सन स्पॉट कहा जाता है, उसके बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे, सरल शब्दों में बताएंगे। तो सूर्य पृथ्वी, जैसे आप लोग जानते हैं, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, जिससे हमारी पृथ्वी को लघु विकिरण के रूप में ऊष्मा लगातार प्राप्त होती रहती है। सूर्य की सतह, जिसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, वहाँ से लगातार ऊष्मा या ऊर्जा निकलती रहती है, जिसे सूर्यातप भी कहा जाता है। जब सूर्य के सतह के किसी भाग से ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की सतह के किसी भाग से ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक हो जाता है तो वह सूर्य की सतह का वह भाग कम गर्म हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सौर कलंक वाले स्थान का तापमान कम होकर लगभग 4600 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है, जिस कारण यह भाग अपने समीपवर्ती भाग से कम चमकीला दिखाई देता है, अर्थात डार्क दिखाई देता है, जिसे हम सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। सौर कलंक की स्थिति सदैव नहीं रहती है, बल्कि यह लगभग 11.1 साल या लगभग हम 11 साल कह सकते हैं, साल पर चक्रीय रूप से चलती रहती है। सौर कलंक की स्थिति में पृथ्वी के औसत तापमान में 2 से 3% की वृद्धि हो जाती है, जिसको हम नगण्य वृद्धि मानते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं मानते हैं, क्योंकि सूर्य से ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन सौर कलंक की स्थिति में होता है। सौर कलंक की स्थिति में पृथ्वी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे पृथ्वी की संचार व्यवस्थाएं, कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल सही से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा सौर कलंक की स्थिति में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो गर्म एल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है, उससे भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है जिस सौर कलंक की स्थिति होती है, उस साल एल नीनो का प्रभाव ज़्यादा व्यापक होता है, या उस साल उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिस कारण जहाँ पेरू जैसे देश में बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान होने के साथ साथ ढेर सारी मछलियाँ पेरू तट से मर जाती हैं। आप लोग जानते होंगे कि पेरू महासागरीय मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं भारत जैसे देशों में वर्षा कम होने के कारण सूखा की स्थिति बन जाती है। सौर कलंक के अगर हम देखा जाए कितना बड़ा होता होगा, तो सौर कलंक बहुत बड़ा होता है, लगभग इसका व्यास 50,000 किलोमीटर होता है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ऊष्मा तो कम होती है जहाँ पे सौर कलंक की स्थिति होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अधिक होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र और ऊष्मा में उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब ये कहा जाए सौर कलंक की खोज कब हुई, तो सौर कलंक की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के जोहान्स फैब्रिसियस ने किया था। जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जोहान्स फैब्रिसियस ने किया था, 1911 में किया था। यद्यप माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली जो इटली के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने भी 1610 में उनको भी जानकारी थी, उन्होंने भी दूरबीन की सहायता से देखा था, लेकिन माना जाता है जोहान्स फैब्रिसियस को। 1843 में जर्मन खगोल शास्त्री हेनरिक शोबे ने सौर कलंक की संख्या में नियमित वृद्धि और कमी देखी, जिसे अब सौर कलंक चक्र भी कहा जाता है, सन स्पॉट साइकिल कहा जाता है, जो लगभग 11 सालों में एक बार होता है। तो इस प्रकार जो सन स्पॉट होता है, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, सन स्पॉट में वाली स्थिति में वहाँ का भाग थोड़ा डार्क दिखाई देता है सूर्य की सतह का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और